इसे काट कर पानी में 20 दिन तक के भिगाया जाएगा, फिर इसका कवर निकालेंगे, तब जाकर ये जूट बनता है। और इसको इतना ही पानी चाहिए जितना इस फ्लड प्लेन्स में। तो आप जहाँ भी कोसी के किनारे नजर डालेंगे, दूर तक जूट की खेती दिखाई देती है। क्या फरमाया मेरे रसूल ने? जिसने पेड़ के साए में जो बैठा, जिसने पेड़ के फल खाए, जिन परिंदों ने पेड़ पर घोंसला बनाया, जिसने उसकी लकड़ी काटकर हाथ सेका, जिसने उसकी लकड़ी काटकर अपना घर बनाया, सबका सवाब पेड़ लगाने वाले पर। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे यहां ग्रेजुएट पैदा नहीं हो रहे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बस्तियों में घुसकर अभी किसी को पकड़ के निकाला जाए और बदले में तुम गांधी जी के सत्याग्रह का एक जुलूस निकालो, तुम ही को पीट कर, तुम पर केस लगाकर तुम्हारे घर गिरा दिए जाएं। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी बस्तियों से अच्छे वकील नहीं पैदा हो रहे? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे यहां से कोई ग्रेजुएशन नहीं कर रहा? मेरे नजदीक जितना जरूरी एग्रीकल्चर पे रिसर्च करना है, क्योंकि यहां की मिट्टी बड़ी जरखेज है। मैं तुम्हें दुनिया भर में, मुझे अल्लाह के फजल से बुलाया जाता है कैरियर बताने। तुम्हारा वो खित्ता है जहां पानी खत्म नहीं होता, ये कोसी का किनारा है। जहांगीर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि कोसी का किनारे से ज्यादा पानी से लबरेज दुनिया में कोई इलाका नहीं। मैं तुम्हें करियर बता रहा हूं। तुम अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में पीएचडी करवाओ, तुम उन्हें आईआईटी और आईआईएम और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में खेतियां पढ़ने भेजो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे यहां पानी खत्म नहीं हो रहा है और इजराइल में पानी नहीं है। इजराइल दुनिया का सबसे सूखा इलाका है। वो सूखे में अपनी रिसर्च से ऐसी खेती कर रहे हैं कि दुनिया की हर देश को वो खेती सीखने उनके यहां जाना पड़ता है। और तुम्हारे यहां खत्म नहीं होने वाला पानी है, फिर भी तुम खेती पे अपने बच्चों की रिसर्च नहीं करवा रहे। तुम्हें एग्रीकल्चर पे रिसर्च करने वाले लोग चाहिए। अपने बच्चों को तैयार करो, शादी खाने खाली करवाओ, और शादी खाने खाली करवाकर वहां पर आईआईटी और कृषि अनुसंधान केंद्र के एंट्रेंस की कोचिंग करवाओ। और तुम्हारी बस्तियों में वकीलों की जरूरत है। जमाना ढूंढ रहा है उस शायर को जिसने वो शेर लिखा था। क्या शेर था वो? कि जब पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो मैं भी साहिब औलाद हो गया। मालूम है, ऐन इबादत, इतने बड़े मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनके सामने कह रहा हूं, अल्लाह की ऐन इबादत है मजलूमों की गर्दनें छुड़ाना। गर्दनें छुड़ाना ऐन इबादत है। तुम्हारी जमानतें नहीं होती, बोर्ड पर तुम्हारे केस नहीं लगते, तुम्हारी औरतों की आंखों में आंसू नहीं सूखते। और फिर एक हक बोलने वाले हिंदुओं के चैनल पर आता है कि 25 साल बाद कुछ मुसलमान बाइज्जत रिहा हुए। मेरे वाल सब निकले, मुझे गले लगे। मैं यही चाहत करता था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं आज तक कभी। अब पहले तो उम्मीद रहती थी हम आएंगे बाहर, लेकिन जब हमने डिले करने लगी केस में, तो हमने छोड़ ही थी वो। हमारा बेटा हमसे चलो बड़ा हो गया, कुछ करेगा बुढ़ापे में हमारे, लेकिन बुढ़ापा ऐसा आ गया कि उनकी औलाद जेल में बेकसूर। वो इतना भी पढ़े लिखे नहीं है कि वो एप्लीकेशन करके अदालत में अपना केस बोर्ड पर लगवा सके। प्रोफेसर साहब,
इस वक्त हमारी हर बस्तियों में वकीलों का पैदा होना बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे यहां लीडरों का पैदा होना बहुत जरूरी है। आने वाले जमाने में जब ग्लोबल वार्मिंग आ रही है और मिट्टी अपनी नमी खो रही है, ऐसे वक्त में कृषि यानी एग्रीकल्चर पे अनुसंधान करने वालों का होना बहुत जरूरी है। तुम्हें लगता है कि कुछ लोग आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मूसलाधार बारिश का पानी जज्ब नहीं होता, बह जाता है। कुछ लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सवेरे इनकी फ्लाइट है, ये यहां से वापस चले जाएंगे और हम ये चर्चा करेंगे सवेरे उठकर कि रात को जो गोश्त और पुलाव था वो बहुत अच्छा था। हम ये चर्चा करेंगे कि यार रात के खाने का टेस्ट अभी भी मेरे जबान पर है, कुछ बचा हो तो गरम कर दो। ऐसे करने वालों का कुछ नहीं होता। तुम्हें लगता है 10 बच्चे वापस आए, तालीमी बेदारी पैदा की, हो गई तालीमी बेदारी पैदा? नहीं। जैसे बीज बोने पर बीज खुद से नहीं ग्रो होता है, उसी तरह एक बच्चे के करियर को बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। सबसे पहला हाथ उसके वालिदैन का होता है और उसमें सबसे बड़ा हाथ वालिदा का होता है। जिन घरों में वालिदा अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, उन घरों में घुसते ही मैखाने का नजारा होता है। जैसे मैखाने में बोतल लेकर कुछ शराबी गिरे होते हैं, हमारे उन घरों में जहां वालिदा पढ़ी लिखी नहीं होती, हमारे उन घरों में जहां माएं पढ़ी लिखी नहीं होती, वहां शराबी की तरह हाथ में बोतल की जगह मोबाइल लेकर गिरे हुए बच्चे मिलते हैं। पढ़ाओ अपनी बच्चियों को। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें गुलामी ना करें, जितना तुम्हारा पढ़ने का हक है उतना उनका भी पढ़ने का हक है। मेरा दिल बहुत टूटा जब किसी ने यहां से ऐलान किया कि मगरिब तक ही औरतों को इजाजत थी, उनका इंतजाम और एहतमाम अलग से किया गया था। क्या यह मुसलमानों की बस्ती नहीं है? क्या ये ईमान वालों की बस्ती नहीं है? क्या इस प्रोग्राम में इतनी देर रात अगर एक तकरीर हो रही है तो हमारी माँ और बच्ची और बहनों को नहीं सुनना चाहिए? क्या वो अपनी ही बस्तियों में सुरक्षित नहीं है? तुम्हारी आधी आबादी है वो, और गुलामी की जंजीरें खोलने वाली चाबियां हैं वो। जब भी तुम्हारी नस्लें आजाद होंगी, जो पहला ताला खुलेगा वो सिर्फ एक पढ़ी लिखी मां के हाथ से खुलेगा। एक मां लगती है, एक बाप लगता है, और उसके बाद सबसे बड़ा रोल उसकी करीबी मस्जिद के इमाम का होता है। उस इमाम को भी पूछना चाहिए। उस इमाम को नमाज पढ़ाने के बीच में गश्त कर कर बच्चों को बेइज्जत करके उनके घर वापस भेजना चाहिए। चौराहों और ठियों और पान की दुकानों से उन्हें भगाना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा रोल उसकी सोहबतों का होता है। कैसी सोहबतें हैं हमारी? मैं जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, और मेरे उचक्के दोस्त जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो मिलकर कैसे इस कौम को आजाद करा लेंगे? हम प्रोफेसर साहब, हम प्रोडक्ट हैं अपनी बस्तियों का। हमारी बस्ती में ही कभी तालीम नहीं थी तो हम कहां से तालीम याफ्ता होते? हम प्रोडक्ट हैं अपनी फैमिली, अपनी मस्जिद का। वहां किसी ने कभी टोका ही नहीं, तो हम कहां से ग्रेजुएशन कर लेते?
इसलिए रेत के जर्रे से ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। संविधान में वादा करके गए हैं इस देश को बनाने वाले कि सबको बराबरी का हक है, पर बराबरी का हक बराबर वालों में दिया जाता है। बराबरी का हक बराबर वालों में दिया जाता है और तुम्हारी कौम बाकी कौमों के बराबर इल्म में नहीं है। इसलिए तुम्हें संविधान के बराबरी का हक नहीं दिया जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन मुसीबतों के आने से पहले हम अपने रब से भी इतने करीब थे। हम कौम बनकर ही तब उभरे हैं जब हम पर अजाब आया। हम एक हाथ पर हाथ रख के इंतजार करने वाला वो जमघट थे, वो मजमा थे जो किसी अजाब का इंतजार कर रहा था। जब अजाब आया है तो अब हमारी कौमों में ये तालीमी कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो क्या अजाब चला जाएगा? मैं तो अभी बोल रहा था अपने प्रेसिडेंट साहब से कि सर कुछ भी होना चाहिए, हमारे देश की सरकार नहीं बदलना। तो कह रहे थे क्यों? मैंने कहा अगर ये सरकार चली गई तो ये तालीमी कॉन्फ्रेंसेस भी चली जाएंगे। फिर इन शादी घरों में वही होगा, क्या वलीमे हो, धूमधाम से बाजे गाजे से। तुम्हारे वलीमों को खत्म करके तुम्हें इल्म की तरफ धकेलने वाली सरकार वो वहीं बरकरार रहना चाहिए और वो रहेगी। क्यों? बहुत गहरी बात सुनाता हूं, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई इसका वजन उठा पाएगा, लेकिन सुन लो। कोई अजाब तब तक नहीं जाता, कोई अजाब तब तक नहीं जाता जब तक वो सिखा ना दे जो सिखाने आया है। जब तक वो सिखा ना दे कि तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जब तक वो सिखा ना दे कि तुम्हें तालीमी इदारे कायम करना चाहिए, जब तक वो सिखा ना दे कि तुम्हें अय्याशियां बंद करनी चाहिए, जब तक वो सिखा ना दे कि तुम्हारी बच्चियों को भी पढ़ना चाहिए, वो नहीं जाने वाला। और तुम जो दांत फाड़ के हंस रहे हो, तुम कहीं जाने वाले। और कहां जाने वाले हो ये अगली बार किसी चिकन की दुकान पे जब चिकन लेने जाओगे तब महसूस करना। जब वो दुकान वाला तुमसे पूछेगा कितने किलो का, कहोगे 2 किलो का, तो वो मुर्गियों में से 2 किलो वाले को पकड़ेगा। वो बहुत चीखेगा, वो बहुत चिल्लाएगा। 20 करोड़ का घर जिसको बनाने में 7 साल लगे थे, 4 बुलडोजर से जब उसे काटा जाएगा, वो चीखेगा, वो चिल्लाएगा। लेकिन बाकी मुर्गियां वो इधर इधर देखकर इस बात पे जश्न मनाएगी कि हम बच गए। तुम भी उसी तरह जश्न मना रहे हो कि बाबा उसका घर टूटा ना, उस पर बुलडोजर चलाना, हम तो बच गए ना। सवाल है कब तक? तब तक जब तक तुम अजाब से सीख नहीं जाते। क्या सीखना है? कि तुम जो नींद में सोए हो, तुम्हें उठना चाहिए और उठकर अपने बच्चों को सब कुछ छोड़कर पढ़ाना चाहिए। तुम्हें सब कुछ छोड़कर पढ़ाना चाहिए। जैसे फूल जब जंगल में खिला होता है ना, मेरा तो मन कर रहा है मैं समझाऊं भी नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ना समझाऊं ना कुछ बताऊं। जब तक फूल जंगल में खिला होता है ना, उस पर गर्म सूरज की आंच पड़ती है, हवाएं चलती हैं, उसकी पंखुड़ियों को उखाड़ने के लिए हवाएं चलती हैं। तप जाता है वो फूल बुरी तरह, लेकिन खिला रहता है, खिला रहता है। फिर कोई जाता है उसे वहां से तोड़कर, महादेवी वर्मा कहती हैं
उसे वहां से तोड़कर सुहाग की सेज पर रख देता है। पलंग सजाने के लिए एक एयर कंडीशनर रूम में उस फूल को रखा जाता है। ए फूल, तेरे तो सारे संघर्ष खत्म हो गए। कहां तू धूप से लड़ रहा था, कहां आराम है। कहां तू जंगलों में तेज हवाओं से भिड़ रहा था, कहां तुझे सेज पर लेटना है। पर वो फूल थोड़ी देर में मुरझा जाता है। तुम्हें कुदरत कैसे समझाए कि बिना मुखालिफत, बिना दुश्मन, बिना जमाने के बॉयकॉट करे तुम भी मुरझा जाओगे। तुम्हें जो चीज तरोताजा रखती है वो यही है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। अब तुम्हें उठना चाहिए और कुछ करना चाहिए। जब यहां इनाम बांटा गया तो इतने छोटे छोटे बच्चे आए। उन्हें देखकर मुझे नेशनल ज्योग्राफी की एक डॉक्यूमेंट्री याद आई। वो डॉक्यूमेंट्री में ये होता है कि जंगल में आग लग जाती है, लकड़ी के बड़े बड़े ठुट्ठे जलने लगते हैं। जब लकड़ी के बड़े बड़े ठुट्ठे जलते हैं तो उस आंच से जमीन तड़प जाती है और वो लकड़ियां जलकर कोयला बनकर गिर जाती हैं, जैसे तुम्हारी कयादत कोयला बनकर गिर चुकी। लेकिन उस आंच से जमीन जब तड़कती है तो उस तड़क के अंदर नन्ही कोपले पैदा होती हैं। और ये वो नन्ही कोपले हैं जिन्हें धूप और पानी पहली बार मिलेगा। अब ये पेड़ बनेंगी और जंगल को अगले 200 साल कयादत देंगी। हर बस्तियों में क्विज कंपटीशन करवाओ, हर बस्तियों में इनाम जीते हुए बच्चों को साइकिल, और साइकिल मत दो, उनकी फीस भर दो, उनकी फीस भर दो। उनको IAS करवाओ, PCS करवाओ, जज बनवाओ और दुआ करना कि पूरी ताकत लगाकर कई बार इंटरव्यू देने के बाद भी वो फेल हो जाए। सर, समझ नहीं आया। IAS की तैयारी करवानी है, ये समझ में आया। फीस देनी है, ये समझ में आया। उसने मेहनत करनी है, ये समझ में आया। पर वो फेल क्यों हो जाए? प्रोफेसर साहब, आपने देखा होगा, क्योंकि अगर वो पास हो गया तो किसी IAS से शादी करके सेटल हो जाएगा। वो वापस लौटकर इन बस्तियों में, जैसे आज यहां AMU और JNU और टर्की के बच्चे लौट कर आए हैं, वो वापस लौटकर नहीं आए। इसलिए माफी मांगना चाहिए मुकर्रिर को लास्ट में कि वो इतनी ज्यादा पिटाई करके गया है आप लोगों की। चेहरे लाल लाल हो गए, मैं देख रहा हूं। पर मैं नहीं मांगता माफी तुमसे, मैं नहीं मांगता। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ इससे बुरा हो। सोचो क्यों? जब इतना ही बुरा हुआ तो 10 साल के बाद एजुकेशन की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। जल्दी जल्दी बुरा होगा तो जिस इदारे को खुलने में सालों लगने वाले हैं ना, मालूम है साल क्यों लगने वाले हैं, सालों क्यों लगने वाले हैं उस इदारे को खुलने में? क्योंकि गलती से ये सरकार चली गई तो वो इदारा कभी खुलेगा भी नहीं। इसलिए तुम्हारे साथ जल्दी जल्दी बुरा हो क्यों? जब हमारे साथ बुरा होता है और हम भागते भागते थक जाते हैं। और तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अपने आप को शेरशाह बादी मत कहा करो, पत्थर से मारूंगा मैं। क्योंकि शेर शाह से ज्यादा हिम्मती और ताकतवर जिसने शेर को, एक टीपू सुल्तान थे, एक फरीद थे। मालूम है फरीद कौन है? जिन्होंने शेर को अपने हाथ से फाड़ा था तो उस फटे हुए शेर को देखकर उस फरीद का नाम शेर शाह रखा गया था।
अगर तुम भागते भागते थक चुके हो तो रुक जाओ, वहीं डटे रहो, खड़े हो जाओ, अपने डर से आंख मिलाओ, और अब भागने की बारी उस डर की है। शेर तब तक हमला नहीं करता जब तक सामने वाला उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे। इसीलिए सुंदरबन के जंगलों में लकड़ी काटने वाले पीछे एक मुखौटा पहनते हैं। सोचो क्यों? जब शेर पीछे से हमला करने आता है तो मुखौटे को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि ये मुझे देख रहा है, मैं हमला नहीं कर सकता। उस लकड़ी काटने वाले की जान बच जाती है। शर्म करो और शेरशाहबाद का नाम रोशन करो। खड़े हो, अपने डर से अपनी आंखें मिलाओ। और मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे इतने लायक हैं कि वो पढ़ लिख कर कुछ करेंगे। है लायक, हमारे बच्चे बहुत लायक हैं। इसलिए जब हमारी बच्चियां पढ़ लिख ले रही हैं तो उन्हें रिश्ता नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे बहुत लायक हैं। जब वो पढ़ लिख ले रही है तो उस लायक के बराबर रिश्ता ही नहीं मिल रहा। तो इस पूरी कौम के हर इंसान और हर परिवार से कहता हूं मैं, अपनी बच्चियों में इन्वेस्ट करो, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, और जब वो किसी लायक बन जाए ना तो किसी अच्छे व्यापारी खानदान में उनकी शादियां करवाओ। उस व्यापारी को एक पढ़ी लिखी बहू नहीं मिलेगी। उस व्यापारी के घर में पहली बार तालीम आएगी और तुम्हारी बच्ची को वो रुतबा मिलेगा ससुराल में। माफ करना कमजरफो, मुसलमान वो कौम है जिसका ज़र्फ ऊंचा नहीं। हमारे घरों में हमारी बेटियों का और बहुओं का क्या हाल है हम सब जानते हैं, और उसकी वजह जितना ये समाज है उतना ही हमारी बेटी और बहनें भी हैं जो बिना पढ़े और पढ़कर कुछ बने शादी करती है। जब आप अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाते, जब आप अपनी बच्ची को कुछ नहीं बनाते और उसके बाद उसकी शादी कर देते हैं ना, तो जिंदगी भर वो एक कर्जदार की तरह अपने शौहर और अपने सास पर निर्भर रहती है। तो तुम्हें करना यह चाहिए कि अपनी बच्चियों को पढ़ाओ और उन्हें व्यापारी खानदानों में भेजो। और हदीसों की आखिरी बात बोल रहा हूं, हदीसों की पानी से उनके दिलों को वो सींचो, अपनी बच्चियों की तरबियत इतनी ऊंची करो कि उसे ऊंची पढ़ाई का घमंड कभी ना आए। अलबत्ता वो जिस परिवार में जाए उस परिवार के हर किसी को पढ़ा लिखा बना दे, इस उम्मीद के साथ कि इन तमाचों में से कुछ तमाचों ने असर किया होगा। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतने दूर से बुलाया और मुझे अपने सामने कुछ बोलने का मौका दिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।